हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आज़ाद आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। और ये स्वागत मैं इतनी जल्दी जल्दी कर रहा हूं कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये जो है बहुत जल्दी जल्दी बोल के स्वागत कर रहे हैं। तो ये सिर्फ स्वागत ही नहीं जल्दी जल्दी हो रहा है, ये आप लोगों का विकास और आप लोगों की क्लासेस बहुत जल्दी जल्दी शेड्यूल हो रही हैं। और इसमें जो है आज हम लोग देखेंगे अंक गणित। अंकगणित और अंकगणित में जो प्रायः मेरा उद्देश्य ये होगा कि जो भी बच्चे ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, इंक्लूडिंग सीजीएल सीएचएसएल दोनों, तो हम लोग ज़्यादा अतिशयोक्ति पे न जाते हुए मैथ्स का जो व्यवहारिक पक्ष आज यूट्यूब के चैनलों पे या आपके उसमें सिलेबस के कहीं इतर बहुत ज़्यादा इसको भय के रूप में व्याप्त कर दिया जा रहा है। और मैं आपको एक सीधी बात बताऊं कि मैथ्स जो है वो डरने का विषय नहीं है, बल्कि रोमांच का विषय है। रोमांच उसमें कूट कूट के भरा है। बस ये है कि आपको मैथ से खेलने की कला आनी चाहिए। और आप मैथ से खेल तभी पाएंगे जब आप मैथ्स की अच्छी समझ रखते हैं। या मैथ की अच्छी समझ कब आएगी या आपको वो चीज़ें सरल कब लगेंगी, जब उस दिशा में आपका माइंड जो है वो ट्रेंड होगा। तो सीधी सी बात, नो बकवास। ये है कि मैथ्स टोटल डिपेंड है प्रैक्टिस पे, और प्रैक्टिस पे मन तभी लगता है जब आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई हो, तभी आपका मन ट्रेनिंग में लगता है या प्रैक्टिस में लगता है। तो हमने देखा है कि अधिकतर बच्चों के मन में एक भय सा बना रहता है कि यार मैथ तो ठीक है, फार्मूला रट लिया, चलो अच्छा मान लिया कि फार्मूला रट भी लिया, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उसमें क्या फार्मूला एप्लीकेबल होना है यही नहीं पता है, या उसको जज नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्ट ये पूछ क्या रहा है। तो इसका मेन कारण ये है कि आप ऐसा महल बनाना चाहते हैं जिसके लिए आपकी भूमि तैयार ही नहीं है। और आपको पता है कि जब तक हमारा बेस नहीं क्लियर रहेगा हम कोई महल नहीं खड़ा कर सकते हैं किसी भी विषय या किसी भी, आप मतलब समझिए कि विषय ही छोड़ दीजिए कि अगर हमारा विषय है, मान लीजिए मैथ है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी विषय है, अगर आपका बेस नहीं क्लियर है तो आप उस पर एक बहुत बड़ी या सुंदर इमारत नहीं खड़ी कर सकते हैं। और सुंदर इमारत से मेरा जो मतलब है वो सिलेक्शन से है, ठीक है ना। हमको गणितज्ञ नहीं बनना है, ना हमको श्रीधराचार्य बनना है, और ना हमको यूक्लिड बनना है, ठीक है ना। हमको एक कंप्यूटर बनना है। एज ए कंप्यूटर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को किस तरीके से देखते हैं और अपनी गणना को कैसे दक्ष रूप से, कितनी दक्षता से आंसर तक पहुंचते हैं, यही मेरा मोटो होगा। और मैं ये चाहता हूं और आशा भी करता हूं कि आप लोग मेरे साथ इसी क्रम में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और घबराने जैसी कोई बात है नहीं, ना आप लोग घबराइए, मैं आपके साथ हूँ। तो हम आज आपको बताएंगे कि अगर गणित की गणना आसान कर दी जाए, गणित में यदि कैलकुलेशन का जो पोर्शन है वो अगर आपको आसानी से आप कर पाएँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें से 99% बच्चों की समस्या सॉल्व हो जाए, है ना। अगर आप गणना के विषय पे कमांड अच्छी कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप में मैथ्स लगाने या समस्या डील करने की जो क्षमता है और जो लालसा है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो हम आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से कैसे किस चीज़ का ओरिजिन हुआ है। जब आप किसी चीज़ की ओरिजिन को समझ जाते हैं, उसके बाद उसके फंक्शन को समझ जाते हैं, तो उसको एप्लीकेबल करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाता है ना। तो आजकल हम गणना पे काम करने वाले हैं। सबसे पहला नंबर हम कैलकुलेशन पे काम करने वाले हैं, और कैलकुलेशन में हम लोग आज देखने वाले हैं मूल अंक का सिद्धांत। और इस मूल अंक के सिद्धांत को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कई चैनलों द्वारा या और अन्यत्र जो हमारे प्रभावी टीचर हैं, जो सम्मानित टीचर हैं, वो कहीं पे उसको डिजिट सम के नाम पे पढ़ा रहे हैं और कहीं पर उसको डिजिटल सम के नाम पे पढ़ाया जा रहा है। चीज़ें सब एक ही हैं, बस उसकी फंक्शनिंग पे बच्चों में वो कमांड डेवलप कर पाना, वो दरअसल एक आर्ट होता है कि कौन सा टीचर किस विषय को पढ़ा रहा है और उस पर अपने पढ़ने वाले बच्चों पे कितनी कमांड बना रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करें और आगे की चीज़ देखें।
मूल अंक का सिद्धांत। मूल अंक का सिद्धांत, ठीक है। अब मूल अंक का सिद्धांत क्या है? अगर हम इस खेल को समझ गए, इसको हमने समझ लिया, तो गणना से जुड़ा या जहाँ पे भी मैथ्स में कैलकुलेशन का पार्ट आता है वो 90% पार्ट खत्म हो जाएगा, और इसको हमको एकदम विधिवत समझना है। तो मैं कर रहा हूँ चर्चा मूल अंक के सिद्धांत की। इसकी कहानी सुन लीजिए आप लोग। भारत में जब आर्य आए और उन्होंने वैदिक सभ्यता का विकास किया, तो आज के समय में जो मनोरंजन का साधन है, हम लोग देखते हैं कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है, कोई कैरम खेलना पसंद करता है, कोई कुछ भी करना पसंद करता है। मतलब मनोरंजन के तौर पे आजकल लोग बहुत से क्रियाकलाप करते हैं। तो जब आर्य आए भारत में, तो उनके जो मनोरंजन का साधन था वो पहेलियों को सॉल्व करना था। और पहेलियों को सॉल्व करते करते, तब इतने संसाधन हुआ नहीं करते थे कि रफ है, पेन है, या बाद में इंक है। रासायनिक रंगों का प्रयोग तो जो है वो जर्मनी ने शुरू किया, नील की क्रांति जब भारत में हो रही थी उसके बाद, ठीक है। उसके पहले जो हुआ था वो प्राकृतिक रंग हुआ करते थे, वो रासायनिक रंग नहीं हुआ करते थे। मतलब टोटल कहने का मेरा ये आशय है कि वो लोग बिना किसी पेन या बिना किसी रफ के मौखिक गणना में सटीक और सरल आंसर तक पहुंच जाते थे। और उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, तो आज के कई वर्ष पहले या कई शताब्दी पहले आप ये कह लीजिए कि आर्यभट्ट साहब ने पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी और पृथ्वी का डायामीटर बता दिया था। ना तो कोई दूरबीन थी, ना कोई दूरदर्शी थी, ना कोई गणना का साथ सुपर कंप्यूटर था। तो वो किस प्रकार से संभव हो पाया? वो हमारे वैदिक मैथ की क्षमता है, और उनके समय में जो उनकी प्रयोगशालाएं हुआ करती थी, वो कैसे किस सिद्धांत पे काम करती थी, वो तो हम आगे समझते चलेंगे, वैसे जिक्र करते चलेंगे बीच बीच में, आप समझते चलिएगा। परंतु हमें जो है आज उन्हीं का एक सिद्धांत जो है वो पढ़ना है। वो क्या है? मूल अंक का सिद्धांत। और ये काम क्या करता है? ये गणना को सरल बना देता है। क्या कर देता है? इसका काम क्या है बच्चा? इसका काम है गणना को, किसी भी गणना को सरल बनाना। क्या है? सरल बनाना, ठीक है ना? ये इसका काम है। और दिया किसके द्वारा गया है? आर्यों के द्वारा। आर्यों के द्वारा दिया गया है। और इसका विकास जो है वो वैदिक सभ्यता में हुआ है, आप लोग ये समझ जाइएगा। तो हम लोग देखने चल रहे हैं मूल अंक का सिद्धांत। सपोज दैट कोई संख्या लिखी है, बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिएगा दिमाग पे, बस ये समझिएगा कि ये व्यक्ति जो है ये कुछ बता रहा है, उसको मैं देखता हूँ कि मैं समझ पाता हूँ कि नहीं। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप बस देखते रहिए, समझाने का जो काम है वो मेरा है। वो आप समझ जाएंगे। कब आप समझ जाएंगे? आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे, है ना? ये समझिए। संख्या, मान लिया कि कोई संख्या है 1 4 3 2 1, सपोज दैट। तो ये आर्यों ने बताया कि यदि कोई संख्या है तो उसके साथ यदि हम कोई भी गणितीय संक्रिया करते हैं या कोई भी गणितीय अभिक्रिया करते हैं। अब आप यहीं पे मैं आपको एक बार थोड़ा सा रोक देता हूँ कि गणितीय संक्रिया ही होती है, गणितीय अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि अभिक्रिया शब्द जो है वो रसायन विज्ञान से संबंधित है, ठीक है ना? तो जो हम किसी भी संख्या में यदि कोई भी गणितीय संक्रिया करते हैं तो उसमें वो जो चीज़ हम चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, यदि हम किसी संख्या में या किन्हीं दो संख्याओं में यदि कोई भी गणितीय संक्रिया करते हैं तो वह सेम संक्रिया उस संख्या के मूल अंक के साथ स्वयं हो जाती है।
कहने का आशय मेरा ये है, पहला नंबर तो आप लोग मूल अंक समझ लीजिए है क्या। मूल अंक मतलब यही होता है कि चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, संख्या के अंकों को जोड़ के एक अंक में ले आना। ठीक है, एक अंक में ले आने का मेरा मतलब, अब इसको मैं जैसे जोड़ूंगा तो इस संख्या का जो मूल अंक होगा वो क्या होगा, इसका जो मूल अंक होगा, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 + 4 + 3 + 2 + 1 ये करना पड़ेगा। अब 4 1 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 1 11, ये आ गया 11। मगर अभी बात थोड़ी बनी, ये मूल अंक थोड़ी है इसका। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी भी संख्या 2 अंक में है, और हमने बताया कि जब तक संख्या 1 अंक में ना आ जाए तब तक उस पर ये चीज़ एप्लीकेबल रहती है। तो फिर हम 11 को क्या लिखेंगे, 11 को हम फिर लिखेंगे 1 + 1, अब क्या आ गया, अब आ गया 2, क्या आ गया 2। तो इस जो संख्या है, ये जो संख्या है, इसका जो मूल अंक निकल के आया वो कितना आया, 2। ठीक, समझ में आया। किसी भी संख्या का मूल अंक कैसे निकालते हैं, संख्या के सभी अंकों का योग करते हैं और उस योग को भी सिंगल डिजिट में ले आना है, और जो सिंगल डिजिट आती है वही उसका मूल अंक होता है। और ये तो रहा एक सिंपल वे। इसका एक जो शॉर्टकट तरीका है, ये मूल अंक निकालने का भी एक शॉर्टकट होता है। वो क्या होता है कि जहाँ भी आप जैसे कैलेंडर के सवालों में देखते हैं कि जब 7 बन जाता है तो 7 कैंसिल कर दिया जाता है, तो वैसे इसमें जब संख्या का अंक जहाँ पे 9 हो जाए उसको आप मत जोड़िए, क्योंकि मूल अंक के सिद्धांत में 9 = क्या होता है, 9 = 0 कंसीडर किया जाता है, या 0 = 9 कंसीडर किया जाता है। ठीक है ना। तो जहाँ पे 9 बन जाए वहाँ पे संख्या शून्य मान लेनी चाहिए। तो हम लोग चलिए इसमें देखते हैं करके। हमने देखा 4 3 7, 7 2 9, तो ये 3 अंक कट गया। अब क्या बचा, 1 1 2, तो मूल अंक हमारा यहाँ से भी क्या निकल के आया, 2। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे कि हाँ सर, जो आप कह रहे हैं वो बात एकदम सही है, कि चाहे हम इस तरीके से मूल अंक निकालें, चाहे हम 9 को कैंसिल करके हम बाकी बची संख्याओं को जोड़ लें, तो उसका मूल अंक वही आता है जो इस तरीके से आता है। तो 0 = 9 हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक उदाहरण से और समझते हैं। माना हम लोग संख्या ले रहे हैं, एक उदाहरण से हम लोग और समझने का प्रयास कर रहे हैं। माना हम लोग संख्या ले रहे हैं 9 1 7 2 9 3 4 6 2, या जो भी आपको लेना हो, 6 5 ले लीजिए। अब इसका मूल अंक यदि निकालना है तो अब हम लोग क्या करेंगे, या तो हम पूरे को जोड़ें, या तो हमको जहां 9 दिख रहा हो उसको हम कैंसिल आउट कर दें। तो एक बार हम पहले इसको जोड़ेंगे, उसके बाद हम 9 का कैंसिल आउट करके भी दिखाएंगे कि दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो। तो 9 1 10, 10 7 17, 17 2 19, और 19 9 28, 28 3 31, 31 4 35, 35 6 35 6 41, 41 5, 41 5 46, तो कितना आया, 46। ठीक, अब 46 को भी जोड़ेंगे तो 6 और 4, 6 और, या आप ऐसे ही लिखे नहीं तो भूल जाएंगे, 4 और 6, इस 46 को भी 4 और 6 लिख दिया हमने, फिर 6 4 10, अब फिर 10 बचा, तो 10 और 0 कितना आया, 1। हमारा जो इस संख्या का मूल अंक आया है वो कितना आया है, 1। ये तो इतना गणना करने के बाद है। अब स्मार्ट तरीका क्या है कि जहां पे आपको 9 बन जाए आप उसको गणना में ही ना कंसीडर करें, जो बचे उसको मूल अंक घोषित कर दें। तो अच्छा, चलिए हम उस तरीके से देख सकते हैं। तो 9 तो साफ साफ कैंसिल हो गया, 7 2 9 ये कैंसिल हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया, 6 और 3 कैंसिल हो गया, 5 और 4 कैंसिल हो गया, सारे अंक तो कैंसिल हो गए, बचा क्या, 1। तो इसका मतलब
कि इस हिसाब से भी क्या आया मूल अंक, 1 आया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सर अब हमको किसी भी संख्या का जब मूल अंक निकालना होगा तो हम इस तरीके से गणना नहीं करेंगे। इस तरीके से गणना करने के लिए समय ज़्यादा जाएगा और हो सकता है कि एक आध नंबर गलती से जोड़ने में ऊपर नीचे हो गया, तब आप गलत आंसर तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 9 को कंसीडर ही नहीं करेंगे, जैसे हमने इसमें नहीं किया। 4 3 7 7 2 9 और 1 1 बचा 2 और इसको हमने मूल अंक घोषित कर दिया। अब चाहे हम इधर से करते जोड़ के तब भी आना 2 ही था। तो अब ये एक बात क्लियर हो गई कि सर हमको जहाँ जहाँ 9 मिलेगा हम उसको कैंसिल कर देंगे, उसको मूल अंक में कंसीडर ही नहीं करेंगे। बाकी बचे संख्याओं को हम देख लेंगे या जोड़ लेंगे, जो आएगा वही हमारा मूल अंक होगा। ठीक है। अच्छा सर आपने ये बता दिया कि हाँ भाई किसी संख्या में उसका मूल अंक ज्ञात करना कैसे ज्ञात किया जाता है, और 9 को भी नहीं गिना जाता है, 0 इक्वल टू 9 होता है और 9 इक्वल टू 0 होता है। तो हमने जो है आपके कहने के अनुसार वो मूल अंक निकालना सीख लिया। अब मूल अंक सीख तो लिए निकालना, पर इसका उपयोग क्या है भाई। अगर हमने सीखा है तो इसका उपयोग भी तो होना चाहिए। तो मैं बताऊंगा कि हाँ इसका उपयोग अब मैं दिखा रहा हूं कि ये गणना को किस प्रकार से सरल बनाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि गणना को किस प्रकार ये सरल बनाता है। ठीक है ना। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि मूल अंक का सिद्धांत हमने सीख लिया और हमने ये बताया कि सर मूल अंक के सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई भी गणितीय संक्रिया यदि उस संख्या के साथ होती है तो वही संक्रिया उस संख्या के मूल अंक के ऊपर स्वतः हो जाती है। ठीक है, ये है आपके सामने क्वेश्चन। अगर मान लिया कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि हाँ अब क्या आप इसको परीक्षा हाल में कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे। और कैलकुलेशन करेंगे भी तो मैं बता दूं, अगर आइंस्टीन भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो उनको कम से कम 30 सेकेंड 40 सेकेंड तो लग ही जाना है। ठीक है ना, इतना तो समय लग ही जाना है। और हमको क्या करना है, हमको विदिन सेकेंड आंसर देना है। तो हमने बताया कि यदि किसी संख्या के ऊपर कोई गणितीय संक्रिया की जाती है तो वह गणितीय संक्रिया उस संख्या के मूल अंक पे स्वतः हो जाती है। ठीक है ना। तो अब हमको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। हमको सॉल्व कैसे करना है, हम पहले इसका मूल अंक निकाल लेंगे सबका। तो सबका मूल अंक निकालेंगे, क्या आएगा, ये 9 तो कैंसिल हो गया, गणना में ही नहीं आएगा। और ये कितना हो गया, 8 6 14, 14 7 21, 21 का मतलब 2 + 1 = 3। अब मैं ऐसे लिखूंगा, आप लोग समझ जाइएगा, 21 = 3, क्योंकि 2 + 1 करेंगे तब सिंगल डिजिट में चेंज होके आएगा, 3 हो जाएगा। अब प्लस लगा है, प्लस लगा दिए। अब इसको भी कर लेंगे। 9 तो गणना ही नहीं करना भाई, 7 और 2 9 गणना में ही नहीं आएगा। प्लस कितना हुआ, 8 गुणे, अब 9 फिर गणना में नहीं आएगा। अब क्या होगा, 8 2 10, 10 6 16, 16 का मतलब कितना होता है, यहाँ पे मैं 16 लिख रहा हूँ, 16 का मतलब 7। क्या यहाँ तक आप सभी लोग हमसे सहमत हैं? हाँ सर, यहाँ तक हम तो सहमत हैं, क्योंकि हमने अभी सबका मूल अंक ही निकालना है कि मूल अंक क्या होता है। ठीक है ना, या यहाँ पर मैं लिखा ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बाद में हो सकता है दिक्कत हो जाए आप लोगों को। ठीक ना। अब क्या है, अब इस मूल अंक का जो ये दिया गया है व्यंजक, अब तो आसान हो गया ना भाई करना। अभी तक तो इतनी बड़ी संख्या थी, अब संख्या कितनी बची है, सिर्फ सिंगल डिजिट में आ गई है। तो इसको कर लेते हैं, तो कितना होता है, 8 7 जा 56, मतलब 8 7 56। तो इसको 56 लिख लें और इसको 3 रहने दें, या इसको भी सिंगल डिजिट में आप ले जा सकते हैं। 6 5 11,
11 का मतलब 1 1 2, ठीक है ना, 6 5 11, यहाँ पे ये इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना होगा, 6 5 11 1 1 2, ठीक है ना, ये आ गया। और ये प्लस 3 और 3 2 कितना होता है 5। हमने कहा कि चाहे ये समीकरण मैं इन संख्याओं के माध्यम से हल करूं या ये समीकरण मैं इनके मूल अंक की सहायता से हल करूं, जो आंसर आएगा उसका डिजिट सम क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और आजकल जितने भी पेपर हो रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें विकल्प हमारे सामने होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि जिस भी ऑप्शन में मूल अंक 5 होगा वही इसका आंसर होगा। आप लोग बाद में मोबाइल से भी चेक कर लीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर अभी आप यहाँ पे इसको समझ लीजिए। तो ये हमने देखा कि ये जो व्यंजक था, इस व्यंजक पे जो हम गणितीय संक्रिया करते तो उसका जो डिजिट सम आता वो 5 आता, ठीक है। तो डिजिट सम कितना आया है 5। तो किसका डिजिट सम 5 है आप एक बार देख लीजिए। अगर हम इकाई अंक से भी जाते, बहुत जो और बच्चे हैं वो गणना का एक आधार इकाई अंक मानते हैं और काफ़ी दशाओं में वो सही भी उतरता है। जैसे अब हम यहाँ पे जाते 8 8 9 72 हो जाता, 72 का 2 ले लेते और 6 दूनी 12 ले लेते, तो 12 यहाँ पे इकाई पे कितना आना चाहिए था 2, और 2 तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है। अब बताओ, अरे 9 8 जा 72 और ये प्लस 6 जोड़ते इसमें तो क्या हो जाता, 6 2 8 हो जाता। मान लिया 8 ऑप्शन में आता तो ये कितना हो जाता 8, तो 3 ऑप्शन में है, तब हम कैंसिल नहीं कर पाते, ठीक है। मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो समझिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम अभी डिजिट सम खेल रहे हैं और डिजिट सम हमको पकड़ना है। तो अब हम सारे ऑप्शन को भी कर दें, सारे ऑप्शन का डिजिट सम निकाल लें, तो क्या होता है 9 तो गणना में ही नहीं आएगा, 8 1 9 कैंसिल हो गया, 8 1 9 कैंसिल हो गया, ये 1 1 2 और 7 कैंसिल हो गया, डिजिट सम कितना आया 4, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा इसको भी कर लेते हैं, 7 7 और ये 1 8 1 9, ठीक ना। तो अब ये 9 कैंसिल हो गया, फिर हमने देखा कि बचा कितना 4 1 5 5 6 5 11 और 11 8 19 19 का मतलब 9 1 10। अब यहीं से कैंसिल करते चलिएगा। अरे हमने इसको कैंसिल कर दिया 7 1 1, तो 7 2 9 कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 मतलब 5 5 और 6, तो 6 5 11 11 का मतलब 2 और 8 8 16 16 का मतलब 7 और 7 2 9, ये भी कैंसिल हो गया। समझ में आई बात, नहीं समझे आप फिर से इसका कैंसिल कर लीजिए। 7 1 1 कैंसिल हो गया, इस 8 के साथ ये वाला 1 चला गया, ठीक है। अब क्या बचा 6 4 10 10 8 18 18 का मतलब कितना हो जाएगा 9, तो इसका डिजिट सम कितना निकल के आया 9, मतलब कि ये भी आंसर नहीं है, सेकेंड ऑप्शन भी आंसर नहीं है। दूसरा अब ये 8 1 9 8 1 9 8 1 9, अब बचा क्या 4 और 1 कितना आया 5, इसका डिजिट सम आया 5, मतलब यही हमारा आंसर है। ये वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं हम लोग। आप लोग अपनी किताब में उठा के देखिएगा या प्रीवियस ईयर में उठा के देखिएगा, जितने भी ऐसे समीकरण बनते हैं उसमें से 90% क्वेश्चन का आंसर आप डिजिट सम से दे सकते हैं और बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अब इसको भी चेक कर लीजिए आप एक बार, क्या हो गया 9 कैंसिल हो गया, 8 के साथ ये वाला 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या 6 2 8 और 8 8 16 16 का मतलब 7, 16 का मतलब 7, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 18141818, ठीक है ना, क्योंकि इसका ही डिजिट सम क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और इधर हमने जब हल किया तब भी इसका आंसर क्या आ रहा था 5 आ रहा था। तो आशा है ये खेल आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिट सम की सहायता से हम बड़े से
बड़े व्यंजक को उसकी डिजिट सम मतलब डिजिट सम की वजह से उसके मूल अंक के सिद्धांत को फॉलो करके हम आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। और परीक्षक जो होता है, जो क्वेश्चन सेट करता है, वो यही आपसे चेक करना चाहता है कि जो आप गणितीय संक्रिया, आप चलिए या तो बहुत स्मार्ट बनिए, आप वहीं पे जो आपको रफ पेज मिलता है आप इसको ऐसे करना शुरू कर दीजिए, 6298 इंटू 2879। अब तो ये तो 4 डिजिट है, गलीमत है कि अगर आप कर भी लेंगे। आप देखते होंगे परीक्षा में जो क्वेश्चन की प्रकृति है वो लगातार टेक्निकल होती जा रही है। मतलब वो आपसे आपकी स्पीड बिल्कुल नहीं जानना चाहता है, वो आपसे आपके सिलेबस पे आपका कमांड क्या है वो जानना चाहता है। आपको क्या लगता है कि कोई लड़का अगर स्टेट पीसीएस दे रहा है या सीजीएल दे रहा है या यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहा है तो उसको ये गुणा करना नहीं आता होगा? सारे बच्चों को आता होगा, मगर स्मार्ट तरीके से जो बच्चे आंसर तक पहुंचते हैं वो बहुत कम होते हैं और वही सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम दिखता है, नहीं सबके रोल नंबर के आगे नॉट फाउंड आ जाता है। ठीक ना? तो हमको जो है नॉट फाउंड में नहीं आना है, हमको इसी पे करना है। एक आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से, और आज हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बाकी कल इस पे जो है मैं प्रीवियस ईयर हल कराने वाला हूँ, सीजीएल का, सीएचएसएल का, या बैंक पीओ का, या यूपी पुलिस का, या यूपीएसआई का, आरपीएफएसआई का। मैं इस पे जो है जो बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं हल कराने वाला हूँ। ठीक है ना? तो हम अभी एक उदाहरण से और देखेंगे, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। इस बार मैंने जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है ताकि ये जो मूल अंक का सिद्धांत है आप लोगों के समझ में आए और एक और अच्छी पकड़ बन पाए। ठीक है ना? तो आप इसको अगर हल करना चाहें तो आप इसको मुँह ज़बानी हल कर सकते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 625 में 200 जोड़ेंगे 825, 825 में 25 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 800। ये तो भाई गणना बहुत छोटी है, आप इसको माइंड में भी कर सकते थे। ठीक है ना? मगर इसको देख लें, कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत ना पड़े आपको, आप ये देख पाएँ कि हाँ डिजिट सम सही में काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है ना? तो हम देखेंगे कैसे काम करता है। देखिए, अब मैंने कहा था कि आप इसको मूल अंक में चेंज कर दीजिए, तो 5 2 7 हो जाएगा, फिर इंटू लगाए 5 2 7 हो गया, माइनस 5 2 7 हो गया। ठीक है ना? प्लस 200 कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 में अगर 00 जोड़ भी देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे? 7 7 जा 49 हो गया। ठीक है ना? 49 हो गया, माइनस 7 हो गया, प्लस 2 हो गया। आप चाहें तो इससे भी हल कर सकते हैं, या आप एक काम ये भी कर लीजिए कि 9 और 4, ये जो 49 है इसको भी तो मूल अंक में ले आएंगे, तो 9 4 कितना हो जाएगा? 9 4 13, 13 का मतलब फिर आ जाएगा कितना? अब यहाँ पे देख लीजिए, 9 4 कितना हो जाएगा? 9 4 हो जाएगा 13, और 13 का और ये 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये 49 का मूल अंक कितना आया? कितना आया? 49 का मूल अंक 4 आ गया। अब 4 में से 7 प्लस 2। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको जो है मूल अंक ज्ञात करना है, और मूल अंक तो लगता है माइनस में आएगा, है ना? तो ये डरने वाली बात नहीं, इसका एक विकल्प होता है। आप देखिए, अब इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 4 और प्लस 2 कितना हो गया? 6 हो गया, और 6 में से 7 मतलब 6 माइनस 7 हो गया, तो ये आ गया -1। कितना आ जाएगा? ये कितना आ गया? -1। ठीक है ना? जब भी कभी हमारा जो विकल्प है या हमारा जो डिजिट सम है अगर वो माइनस में आ जाए तो हमेशा उसको 9 से 9 जो है 9 से उसको घटा देते हैं। जब भी कभी माइनस में आ जाए तो उसको किससे घटा देंगे? 9 से घटा देते हैं। तो अब हम -1 है तो 9 में से 9 में -1, ये 9 -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
तो हमारा डिजिट सम कितना निकल के आया 8। और हमारे आंसर का डिजिट सम कितना आना है 8। इसका आएगा 7, इसका आएगा 8 और इसका आएगा 8 2 10 5 15 मतलब 6, 7 दोनों कैंसिल हो गया और इसका आ गया 5। ठीक है ना। तो हमारा कौन सा विकल्प का डिजिट सम मैच कर रहा है 800 वाले का कर रहा है। मतलब यहाँ जो है जो आया है हमने पहले भी बता दिया था आपको इसको कि 25 25 में 625, 625 मिल गया 25 प्लस 200 तो ये हो गया 800। तो आंसर तो 800 ही आना था, मगर हमने आपको डिजिट सम के माध्यम से या मूल अंक का जो सिद्धांत है उसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आशा है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज आपने देखा कि गणना को आसान कैसे बनाया जाए और उसका एक पार्ट हमने आपको बताया कि यदि हम मूल अंक के सिद्धांत की समझ ही रख लें तो जो इस प्रकार के व्यंजक बनते हैं या कहीं न कहीं जो भी बड़ी बड़ी गणनाएं होती हैं, या मान लिया हमने कहा कि टाइम एंड वर्क या बोट एंड नाव, रेल, ट्रेन, स्पीड, धारा, ये दुनियादारी जो भी है तमाम चैप्टर हैं। बाकी से हम आपको मतलब बारी बारी से इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं जो आखिरी रिजल्ट होता है वो गणना पे ही आता है और हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे गणना बन के आ जाती है और हम उसको कर नहीं पाते हैं। तो हम उसमें अगर गणना में कन्वर्ट या समीकरण को सेट कर ले जाएंगे तो हमको ये जब इस फॉर्म में जब चीज़ें दिखने लगेंगी तो मैं वहाँ पे मूल अंक का सिद्धांत अप्लीकेबल कर दूंगा और ऑप्शन से मैच करके चीज़ों को खारिज कर दूंगा। ठीक है ना। ऐसा भी होगा, कई केस ऐसा भी होगा जहाँ पे कि मूल अंक का सिद्धांत मतलब सीमित हो जाता है। जैसे अभी परसेंटेज, डेसिमल, सब में इसको आप कारगर रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हर जगह काम करेगा। परंतु जैसे अभी आप देखेंगे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसका अपवाद क्या क्या है और वो कहाँ कहाँ नहीं काम कर सकता है। तो बहुत चिंता करने की बात नहीं है। जैसे अब अभी आप यही देखिए कि अगर ये 8 किसी एक ऑप्शन में और आ गया होता है ना, तो अगर डबल ऑप्शन में आ जाता तब कैसे कैंसिल करते। तो उसके लिए भी जो आगे का उपाय है मैं वो आपको बताऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है। एक डाल का बंदर होना मतलब घूर व्यक्ति के समान रहना। ठीक है ना। हमको जो है एक डाल का बंदर नहीं बनना है, हमको हमेशा अपने रिजल्ट को ताड़ते रहना है कि कहाँ पे किस डाल पे या किस एक्शन से हमें रिजल्ट तक हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि प्रतियोगी जो बच्चा होता है उसको जो है चौकन्ना रहना पड़ता है और आजकल जो कंपटीशन है वो छेक के मारने वाली चीज़ हो गई है। अगर आप एक बढ़िया शिकारी नहीं हैं तो आप शिकार नहीं कर पाइएगा। ठीक ना। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे जितने भी बच्चे हैं जो भी अभी आज मेरे साथ इस मूल अंक के सिद्धांत को या डिजिट सम या डिजिटल सम, इसको जो भी लोग बोल रहे हैं वो मैं आपको धीरे धीरे दिखा दूंगा कि जो और लोग इस पे काम कर रहे हैं वो कहाँ तक सीमित हैं और इसका जो परिणाम है या जो इसका फंक्शन है और वो किस लेवल तक का है, उस पे मेरी क्या रिसर्च है मैं आप सब लोगों के सामने उसको बारी बारी से खोलता चलूँगा और आप लोग ताश के पत्तों के तरीके से देखते चलेंगे कि हाँ सर ये तो बहुत आसान था, इसको इतनी बड़ी गणना करने से अच्छा हम डिजिट सम खेल लिए होते और ऑप्शन पे आ गए होते और हमारा आंसर हमारे पास होता। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।